हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनराइज ट्यूटोरियल। आज हम लोग स्टडी करेंगे RH फैक्टर इनकॉम्पेटिबिलिटी का। तो RH फैक्टर इनकॉम्पेटिबिलिटी इन प्रेगनेंसी, एक्चुअली यह एक कंडीशन है अगर मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो और उनके उम्र में डेवलप कर रहा फीटस का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाए तो यह कंडीशन डेवलप होता है। और इस कंडीशन में फीटस को एक डिजीज हो जाता है। इस डिजीज को इथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहा जाता है और इस डिजीज को हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कहते हैं, पॉपुलरली HDN कहा जाता है। हीमोलाइटिक दो टर्म से मिलकर बना है, हीम प्लस लाइटिक या लाइसिस। हीम का मतलब ब्लड होता है और लाइटिक का मतलब डिस्ट्रक्शन होता है। मतलब यह साफ है कि जरूर इस डिजीज में फीटस के ब्लड का डिस्ट्रक्शन होता होगा जो फीटस के लिए फेटल होता होगा। अब हमको यह समझना है कि यह डिजीज होता कैसे है। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन में दो प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, एक ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, दूसरा RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में दो एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन A एंड एंटीजन B, जो कि RBC के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। अगर RBC के सरफेस पर A एंटीजन पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप A बनता है। अगर RBC के सरफेस पर B टाइप का एंटीजन पाया जाता हो तो ब्लड ग्रुप B। अगर RBC के सरफेस पर दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हो तो ब्लड ग्रुप AB कहलाता है और किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता हो तो ब्लड ग्रुप O कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में RH फैक्टर, जिसको हम रीसस फैक्टर भी कहते हैं, रीसस फैक्टर या रीसस प्रोटीन या रीसस एंटीजन भी कहा जा सकता है, के आधार पर ब्लड ग्रुप डिटरमाइन किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि 85 से 90% लोगों में RH प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ RBC प्रेजेंट होते हैं। RH फैक्टर भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो RBC के सरफेस पर ही पाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि 85 से 90% व्यक्तियों में ये प्रेजेंट होता है और कुछ 10 से 15% व्यक्ति में ये एब्सेंट होता है। तो RH प्रोटीन एब्सेंट, तो RH प्रोटीन अगर एब्सेंट होगा तो वैसे पर्सन को RH निगेटिव कहा जाएगा। RH प्रोटीन अगर प्रेजेंट होगा तो RH पॉजिटिव कहा जाएगा। तो अगर मदर का ब्लड अगर निगेटिव है तो ज़रूर उनके ब्लड के RBC के सरफेस पर RH फैक्टर यानी RH प्रोटीन नहीं पाया जाता होगा। और फीटस का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो फीटस के RBC के सरफेस पर RH प्रोटीन पाया जाता होगा। तो सपोज कीजिए ये फीटस है और ये मदर के बॉडी से एक टिश्यू जिसको प्लासेंटा कहते हैं से जुड़ा हुआ है। ये फीटस है और ये प्लासेंटा जिसके द्वारा यह मदर बॉडी से जुड़ा हुआ है। तो मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव है और फीटस का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है। तो मदर के निगेटिव RH निगेटिव वाले बॉडी में
फीटस डेवलप होने के बावजूद मदर का ब्लड फीटस के ब्लड के कांटेक्ट में कभी नहीं आता। मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड एक मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट होता है। अदर सब्सटेंसेस का जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। ब्लड कार्पसेस कभी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते। मदर के बॉडी से फीटस एक टिश्यू के द्वारा जुड़ा हुआ होता है जिसको प्लासेंटा कहते हैं, और यह प्लासेंटा में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो फीटस से जुड़ा हुआ होता है, ये इसको umbilical कॉर्ड कहते हैं। तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, बर्थ के समय ये प्लासेंटा टूटता है, और बर्थ के समय अगर प्लासेंटा टूटेगा तो फीटस का RH पॉजिटिव, RH एंटीजन कंटेन करने वाला RBC, RH एंटीजन कंटेन करने वाला RBC मदर के बॉडी में चला जाएगा, मदर के बॉडी में चला जाएगा, जिसके कारण मदर का इम्यून सेल्स सेंसिटाइज हो जाएगा और इस RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगा और इसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसमें समझना है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा। फर्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चे में किसी प्रकार की कोई डिजीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो सपोज करें ये जो RH एंटीजन मदर के बॉडी में गया ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा, मदर का इम्यून सेल्स रिकॉग्नाइज करेगा इसको, जिसको बी सेल कहते हैं। मदर के बॉडी में पाया जाने वाला इम्यून सेल जिसको बी सेल कहते हैं, ये इस RH एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा और यह तुरंत प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन करेगा विद द हेल्प ऑफ टी हेल्पर सेल, विद द हेल्प ऑफ टी हेल्पर सेल। और ये प्लाज्मा सेल सेक्रीट करेगा, सेक्रीट एंटीबॉडीज antibodies to destroy RH antigen to destroy RH एंटीजन। और ये जो एंटीबॉडीज बनाएगा, इस एंटीबॉडी को हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन M कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन M कहते हैं। और देयर इज ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी there is no harm to the fetus। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को कोई तरह का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि RH एंटीजन को बी सेल रिकॉग्नाइज करने के बाद प्लाज्मा सेल बनाया टी हेल्पर सेल की सहायता से। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और स्लो प्रोसेस से इस एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। तब तक फीटस का बर्थ हो चुका होता है और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन M बना, ये ऐसे भी प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, जिससे पहला प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे डिलीवर हुए वो इस डिजीज से बच जाता है। आफ्टर बर्थ जैसे जैसे समय बढ़ेगा, इम्यूनोग्लोबुलिन G का निर्माण शुरू कर देगा प्लाज्मा सेल, और यह इम्यूनोग्लोबुलिन ये प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, कैन क्रॉस द प्लासेंटा। और यह प्लासेंटा को क्रॉस करके ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी ये फीटस
आरबीसी को, फीटल आरबीसी, डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसी, ये फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा। आरबीसी के डिस्ट्रक्शन होने के कारण ही इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहा जाता है। और आरबीसी के ब्रेकडाउन होने से हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन से ब्लड में बिलीरुबिन का प्रोडक्शन होगा, बिलीरुबिन का प्रोडक्शन होगा। बिलीरुबिन एक येलोइश सब्सटेंस होता है जो कि लीवर में बनाया जाता है, और ये बिलीरुबिन का प्रोडक्शन होगा जिससे बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा, और बिलीरुबिन का मात्रा जरूरत से ज़्यादा बढ़ने से बच्चे के ब्रेन डैमेज का भी खतरा होता चला जाएगा। तो एक बात तो समझ में बिल्कुल आ गया कि सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान ही हीमोलाइटिक डिजीज क्यों होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान नहीं हो सकता। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान भी यह घटना हो सकता है अगर पहले से मदर बॉडी एबॉर्शन या मिसकैरेज के द्वारा पॉजिटिव फीटस के ब्लड से सेंसिटाइज हो गए हों। फीटस का 0.1 ml ब्लड काफ़ी है मदर के ब्लड को सेंसिटाइज करने के लिए। तो अगर एबॉर्शन या मिसकैरेज के वजह से या और अदर कॉम्प्लेक्सिटी के वजह से अगर मदर का बॉडी पॉजिटिव फीटस के ब्लड से सेंसिटाइज नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्सिटी केवल सेकेंड प्रेगनेंसी में होगा, और अगर ऐसा है तो ये कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। तो आज हमने इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस और HDN को हमने समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।